लेकिन अभी हमने एक बात कही थी कि अगर हीट एनर्जी आई है किसी सिस्टम में तो हम उसे थर्मोमीटर से पता कर सकते हैं एनर्जी आई है कि नहीं आई है। तो थर्मोमीटर हमें जो क्वांटिटी बताता है दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा या घटा इससे हम समझ पाते हैं कि हीट एनर्जी सिस्टम में आई या सिस्टम से बाहर चली गई। अगर सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी आई देन टेम्परेचर विल इंक्रीज, और अगर सिस्टम से बाहर एनर्जी चली गई देन टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि सिस्टम में टुवर्ड्स हीट एनर्जी फ्लो हो रहा है या अवे हीट एनर्जी फ्लो हो रहा है, यानी कि इनवर्ड एनर्जी है या आउटवर्ड एनर्जी है, वो टेम्परेचर से हमें पता चल जाता है। इसको ऐसे समझो कि जैसे एक बकेट है, एक बकेट में अगर पानी डाला जाए, ये मान लो हमारा एक बकेट था, ठीक है, ये बकेट है। इस बकेट में अगर हम पानी डालते हैं तो कितना पानी डाला उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो पानी का लेवल है, ठीक है, ये लेवल यानी एच हाइट, बॉटम से एच हाइट है। जैसे जैसे पानी डालते जाओगे लेवल बढ़ता जाएगा। यानी अगर इनपुट हुआ, पानी का अगर इनपुट हुआ तो क्या होगा, एच विल इंक्रीज। ठीक है, इधर मान लो वाटर हमने लिख लिया और इधर पानी का हाइट और यू कैन से लेवल मान लो लिख लेते हैं। तो अगर इनपुट हुआ, पानी अगर आया इस बकेट में, देन व्हाट विल हैपन, हाइट और यू कैन से लेवल विल इंक्रीज। और अगर आउटपुट हुआ यानी कि बाल्टी से हमने पानी बाहर निकाल दिया तो क्या होगा, द हाइट और लेवल विल डिक्रीज। ठीक है, इनपुट हुआ तो इंक्रीज, आउटपुट हुआ तो डिक्रीज। ये ऑब्वियस बात है, ये हम लोग घर में भी देख सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हीट और टेम्परेचर का भी रिलेशन है। ठीक है, वाटर को तुम मान लो एनालॉगस टू हीट, अमाउंट ऑफ वाटर को मान लिया एनालॉगस टू हीट, और जो एच है यानी कि लेवल है उसको तुम मान लो एनालॉगस टू टेम्परेचर। आई बात समझ में? इसका मतलब है कि अगर हीट एनर्जी का इनपुट होगा तो टेम्परेचर में उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्या चेंज होगा कि अगर हीट एनर्जी आई है, अगर इनवर्ड फ्लक्स है हीट एनर्जी का, चलो फ्लक्स वर्ड अभी तुम्हें नहीं पता है तो हम फ्लक्स वर्ड की बात नहीं करते हैं। अगर हीट का इनपुट हुआ देन व्हाट विल हैपन, टेम्परेचर विल इंक्रीज। और अगर हीट का आउटपुट हुआ, बाहर निकाल लिया गया हीट को, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज। तो ऐसा ही कुछ हीट और टेम्परेचर का रिलेशन है जैसा कि वाटर और वाटर लेवल का है। समझ में आई बात? अच्छा, और एक चीज भी है, यहीं पर हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। और एक चीज है जो वाटर लेवल और अमाउंट ऑफ वाटर से रिलेटेड है, वो होता है कैपेसिटी। जिस बर्तन में तुम पानी डाल रहे हो उसकी कैपेसिटी पर भी तो डिपेंड करता है। जैसे कि एक जग लिया तुमने, या मग कह लो, जो नहाने वाला मग है, मान लो कि हमने एक मग लिया, ठीक है, ये हमारा मग है, एक बड़ा सा मग ले लिया, और एक हमने ले लिया बकेट। बकेट का साइज मग से काफी बड़ा होगा, मान लो कि ये हमारा बकेट है, ठीक है, ये बकेट हो गया। तो बकेट और मग में, दोनों में मान लो हम 2 ग्लास पानी डालते हैं, 2 ग्लास ऑफ वाटर हमने डाल दिया, 2 ग्लास वाटर, इसमें भी डाला, मग में भी, और इस बकेट में भी डाला। तो मग हमारा बड़ा सा है, नहाने वाला मग है मान लो, तो उसमें 2 ग्लास पानी डालने से ऑब्वियसली कहाँ तक आ जाएगा, मान लो कि यहाँ तक पानी भर गया, ठीक है, इतना पानी भर गया, हमने नहाने वाले मग में 2 ग्लास पानी डाल दिया तो ऑलमोस्ट फिल हो जाएगा। लेकिन बकेट में हमने उतना ही पानी डाला, तो बकेट में तो वाटर लेवल, बकेट में 2 ग्लास पानी डालने से क्या होगा, थोड़ा सा ही उठेगा। यानी कि यहाँ जो H है मान लो H1 है, और इधर जो H है वो सपोज H2 है। तो देखो सेम अमाउंट ऑफ वाटर हमने डाला, 2 ग्लास पानी इस मग में भी डाला और इस बकेट में भी डाला, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाला है, लेकिन वाटर लेवल दोनों में सेम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ऑब्वियस रीजन है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है मान लो C1 है और इसकी कैपेसिटी मान लो C2, तो C1 इज लेस देन C2। तो यानी जिस बर्तन की कैपेसिटी कम होगी उसमें सेम अमाउंट ऑफ पानी डालने से भी ज्यादा वाटर लेवल हाई हो जाएगा। इट मीन्स कि किसी बॉडी को अगर हम हीट एनर्जी देते हैं, किसी सिस्टम को हीट एनर्जी देते हैं, तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, ये सिर्फ
इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि कितना हीट एनर्जी दिया गया, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उस बर्तन का, यानी कि उस बर्तन तो पानी के केस में कहेंगे, अगर उस सब्सटेंस की बात करें हीट और टेम्परेचर के लिए, तो किसी सब्सटेंस को अगर हम हीट एनर्जी देते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, ये सिर्फ उसके हीट गिवन पर डिपेंड नहीं करता है, इस पर भी डिपेंड करता है कि उस सब्सटेंस का कैपेसिटी कितना है। तो यहाँ जो कैपेसिटी है बकेट और मग वाले केस में वो वॉल्यूम से रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है, क्योंकि हमें पानी का वॉल्यूम इसमें डालना है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे हीट और टेम्परेचर की, तब जो कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट कैपेसिटी उसको कहा जाता है। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, अगर वुड का एक चेयर हो और एक आयरन का चेयर हो, ठीक है, दोनों धूप में रखे हुए हैं, दोनों को मान लो 5 घंटे के लिए धूप में रखा गया, आजकल धूप बहुत तेज है, 5 घंटे के लिए मान लो धूप में रखा गया, वुड का चेयर है और आयरन का चेयर है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, आइडेंटिकल, सिर्फ मटेरियल अलग है, एक वुड है एक आयरन है। तो दोनों को सेम टाइम के लिए अगर धूप में रखा गया, इट मीन्स दोनों को ही एक बराबर हीट एनर्जी मिली होगी। लेकिन जब 5 घंटे बाद अगर तुमसे बोला जाए कि तुम चेयर पे बैठो, वुड या आयरन की चेयर में से तुम किस पर बैठना पसंद करोगे, तो ऑब्वियसली तुम वुड की चेयर पर बैठना पसंद करोगे, आयरन की चेयर पर नहीं, क्योंकि वुड का टेम्परेचर बहुत हाई होगा इन कंपैरिजन टू आयरन। ऐसा वुड और आयरन दोनों को अगर धूप में रखेंगे तो किसका टेम्परेचर हाई होगा, वुड का या आयरन का? तुम किस पर बैठना पसंद करोगे, जिसका टेम्परेचर कम होगा। तो वुड का टेम्परेचर कम होगा और आयरन का टेम्परेचर ज्यादा होगा, जबकि दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिला है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए कि वुड की जो हीट कैपेसिटी है मान लो वो CW है और आयरन की जो हीट कैपेसिटी है वो मान लो CI है। तो CW इज व्हाट, इधर देखो इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि सेम अमाउंट ऑफ पानी डाला तो किस में लेवल ज्यादा हाई हुआ, जिसकी कैपेसिटी कम थी, और ऐसे ही वुड और आयरन में कंपेयर कर लो, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिला, टेम्परेचर किसका हाई ज्यादा हुआ, आयरन का। तो हाई टेम्परेचर किसका हो जाएगा, जिसकी कैपेसिटी कम होगी, यानी वुड की कैपेसिटी आयरन की कैपेसिटी से ज्यादा है। कौन सी कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर बार बार बात हो रही है टेम्परेचर की, तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि टेम्परेचर क्या चीज होती है, अभी जितना हमने डिस्कशन किया है उससे ये बात समझ में आ गई होगी कि टेम्परेचर क्या चीज है, ठीक है। तो टेम्परेचर वो चीज है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है, यानी कि टेम्परेचर हमें बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या कितना ठंडा है। अब हॉटनेस और कोल्डनेस का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, सपोज हमने चाय का गर्म कप लिया उसको टच किया, या ठंडे पानी का ग्लास लिया उसको टच किया, तो टच करने से हमें जो चाय का कप है, गर्म चाय का कप, वो उसको हम बोलते हैं कि हॉट है, और पानी जो था उसको बोलेंगे कोल्ड है। कैसे पता चला, तो हमने कहा कि नहीं, इस चाय वाले कप का टेम्परेचर ज़्यादा है और पानी वाले कप का टेम्परेचर, ठंडे पानी वाले कप का टेम्परेचर कम है, यानी कि हमने हॉटनेस और कोल्डनेस की बात कही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर ज़्यादा है या टेम्परेचर कम है वो हम कब कहते हैं, जब हमें ठंडा या गर्म लगता है। हमने स्किन को, हमारे स्किन में अगर हीट एनर्जी का इनपुट हो गया, इनफ्लक्स अगर हो गया, तो हम कहेंगे कि ये कप जो है गर्म है, और अगर हमारे हाथ से हीट एनर्जी उस कप में चली गई तो हम कहेंगे कि कप ठंडा है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर ही ये डिसाइड करता है कि किस तरफ से किस तरफ हीट एनर्जी का फ्लो होगा। तो टेम्परेचर क्या चीज़ है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है। और हॉटनेस और कोल्डनेस का मतलब क्या है कि हमारे, अगर टच करने की बात करें, थर्मोमीटर नहीं है तो हम छू कर ही बताएंगे, कितना एग्जैक्टली है ये बताना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम कंपैरिजन से बता सकते हैं विच वन इज हॉटर विच वन इज कोल्डर। तो अगर हमारे हाथ से हीट एनर्जी उस बॉडी में गई तो हम कहेंगे कि वो बॉडी ठंडी है, और अगर उस बॉडी से हमारे हाथ में हीट एनर्जी आ गई तो हम कहेंगे कि वो बॉडी गर्म है, ठीक है। तो अब हमारे हाथ से अगर कप में बॉडी, कप जो बॉडी था हमारा एक, जिसका हम लोग टेम्परेचर कंपेयर कर रहे थे, हमारे हाथ से अगर उसमें हीट एनर्जी चली गई तो हम उसको कहेंगे ठंडा। इट मीन्स कि हीट एनर्जी का फ्लो टेम्परेचर से डिसाइड होता है, ठीक है। मान लो कि दो बॉडीज हैं, एक ये बॉडी नंबर
इसका नाम लिख देते हैं ए, नंबर की बजाय चलो नाम दे देते हैं। और ये एक दूसरा बॉडी है जिसका नाम है बी, इसका टेम्परेचर है मान लो T1 और इसका टेम्परेचर है T2। ठीक है, तो हीट एनर्जी का फ्लो किधर से किधर होगा? इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, मान लो कि इसका टेम्परेचर हाई है और इसका टेम्परेचर लो है। अगर टेम्परेचर से नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर वही जो बकेट वाला एग्जांपल था, किस बर्तन से किस बर्तन में पानी जाता है ये हमें ऑलरेडी पता है। जिसमें हायर लेवल होता है, अमाउंट ऑफ वाटर से कोई मतलब नहीं है, लेवल किस में हाई होगा। देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं इसी बात को। मान लो कि हमने दो बर्तन ले लिए, एक ये ऐसा एक बर्तन ले लिया, एक ऐसा वेसल ले लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, और एक ऐसा बर्तन ले लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। मान लो कि एक ऐसा बर्तन ले लिया, ठीक है, और दोनों में पानी भर दिया। सपोज ये जो हमारा सेकंड नंबर वाला जो वेसल था उसमें हमने इतना पानी भर दिया, ये इसमें पानी भर दिया है, और ये जो दूसरा वाला वेसल था इसमें हमने यहाँ तक पानी भर दिया। तो अब तुम देख सकते हो कि कौन से वाले वेसल में पानी ज्यादा है। ये मान लो 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 2 वाले में वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा है, इसमें ज्यादा पानी है सेकंड वाले में, 1 वाले में कम है। लेकिन अगर हाइट कंपेयर करें, 1 वाले में हाइट है मान लो h1 और सेकंड वाले में हाइट है मान लो h2, ठीक है। तो अगर हम कनेक्ट कर देंगे इन दोनों वेसल्स को, अगर हम एक पाइप लगा के कनेक्ट कर दें इस तरह से, मान लो कि हमने यहाँ एक पाइप लगा दिया इधर, ठीक है, और किधर से किधर पानी जाने लगेगा, 1 से 2 की तरफ जाने लगेगा, क्योंकि h1 इज ग्रेटर देन h2। तो अमाउंट ऑफ वाटर किस में ज्यादा है इससे कोई मतलब नहीं है। 2 वाले में पानी ज्यादा है, 1 वाले में कम है, फिर भी 1 से 2 में पानी जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर लेवल हाई है और सेकंड वाले में वाटर लेवल लो है, ठीक है। तो इसी तरह से अभी जैसे हमने क्या कहा था कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि किधर से किधर हीट एनर्जी का फ्लो होगा। अगर T1 ग्रेटर देन T2 है तो हीट एनर्जी का फ्लो किधर से किधर होगा, A से B की तरफ होगा, ठीक है। हीट एनर्जी का फ्लो किधर से किधर होगा, 1 से 2 की तरफ होगा। और अगर होता T2 ग्रेटर देन T1 तो हीट एनर्जी का फ्लो B से A की तरफ हो जाता, ठीक। तो हीट का फ्लो किधर से किधर हो रहा है इसमें, A से B की तरफ। और अगर T2 बड़ा है तो हीट एनर्जी का फ्लो किधर से किधर होगा, B से A की तरफ होगा, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो टेम्परेचर इज लाइक एनालॉगस टू लेवल ऑफ वाटर इन वेसल्स। तो ये एनोलॉजी वाली बात हम फिर से एक बार समराइज कर देते हैं ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। कभी भी तुम्हें अगर डाउट हो कि किधर से किधर हीट एनर्जी का फ्लो होगा तो ये एनालॉगस वाला केस तुम कंपेयर कर लेना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा आसानी से, ठीक है। क्या कंपैरिजन करेंगे कि जैसे वाटर है, वाटर के एनालॉगस क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। और वाटर लेवल अगर कहेंगे हम, वाटर लेवल इट इज एनालॉगस टू लेवल ऑफ लेवर लिख दिया है, क्या लिखना चाहिए था हमें, वाटर लेवल इज एनालॉगस टू टेम्परेचर, वाटर लेवल होगा टेम्परेचर के एनालॉगस। और इधर जो वॉल्यूम होगा यानी कि जिसको हम कैपेसिटी भी कह सकते हैं, वॉल्यूम जो होगा यानी कि हम इसे कैपेसिटी भी कह सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्विवेलेंट टू हीट कैपेसिटी, वो हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस के बराबर होगा, ऑफ द बॉडी नॉट सब्सटेंस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी कहें या हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस कहें, ठीक। तो ये एनालॉगस केसेस अगर तुम याद रखोगे तो तुम्हें हीट और टेम्परेचर और उसके फ्लो किधर से किधर जाएगा ये सारे कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज है? थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम का मतलब है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है, मान लो ये हमारा है बॉडी ए और दूसरा है मान लो बॉडी बी, ये है, ठीक है, और इनके टेम्परेचर है मान लो T1
और T2। तो हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है? ए से बी की तरफ अगर हीट का फ्लो नहीं होता है, ठीक है, अगर 1 से 2 की तरफ या ए से बी की तरफ हीट एनर्जी का फ्लो नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि इनके बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? नो नेट फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, नो नेट फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। और नो नेट फ्लो ऑफ हीट एनर्जी का क्या मतलब हुआ? अभी हमने डिस्कस किया था कि हीट एनर्जी का फ्लो होगा अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है, लेकिन हीट एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा है, नो नेट फ्लो। इट मीन्स व्हाट? कि कोई टेम्परेचर डिफरेंस भी नहीं है ए और बी के बीच में, यानी कि T1 और T2 दोनों बराबर होंगे, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। अब फिर से वही बात रिपीट कर देते हैं कि टेम्परेचर बराबर है, इट डजंट मीन कि दोनों में अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी बराबर है। देखो यहीं पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि टेम्परेचर इज इक्विवेलेंट टू वाटर लेवल, बट amount of heat energy is equivalent, analogous to, not equivalent, you can say analogous, amount of heat energy is analogous to amount of water। तो किसमें पानी ज्यादा है किसमें कम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में एक से दूसरे में पानी का फ्लो नहीं होगा अगर दोनों का लेवल बराबर है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर से कोई मतलब नहीं होता है। वही चीज यहाँ पर भी है कि अगर हीट एनर्जी का अमाउंट दोनों में बराबर है, लेकिन टेम्परेचर अगर डिफरेंट है तो हीट एनर्जी का फ्लो होगा। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ वाटर डिफरेंट हो बट लेवल बराबर हो, ऐसा हो सकता है अगर कैपेसिटी कम है और एक बर्तन की कैपेसिटी ज़्यादा है, दोनों में तुम सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालोगे तो भी लेवल में डिफरेंस होगा, या फिर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर डालो और लेवल बराबर हो, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर फ्लो ऑफ हीट की बात करें तो वो तभी होता है जब टेम्परेचर में डिफरेंस हो, यानी T1 इज इक्वल टू T2। थर्मल इक्विलिब्रियम से ये पता चलता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, जिसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर थर्मोमीटर कैसे काम करता है? थर्मल इक्विलिब्रियम पर ही काम करता है, ठीक है। थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर कैसे काम करेगा? सपोज एक ऐसा हमने कुछ अरेंजमेंट बनाया, या चलो यही ए और बी बॉडीज थे जो हमने पिछले डायग्राम में बनाए थे, तो इसको हमने T1 टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसमें एक थर्मोमीटर लगा दिया ए बॉडी में, ठीक है, और हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लिया T1। फिर हमने थर्मोमीटर को इस दूसरे बॉडी में लगाया, इसमें भी थर्मोमीटर में सेम रीडिंग आया, इसमें भी आया T1। इसका मतलब क्या हुआ? थर्मोमीटर को हम बॉडी नंबर C मान लेते हैं, पहले ए में टच कराया उसको, फिर बी में टच कराया, दोनों में सेम लेवल ऑफ टेम्परेचर हमें दिखाई दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों बॉडीज का टेम्परेचर एक बराबर होगा, T1 विल बी इक्वल टू T2। अच्छा, अब इसमें इक्विलिब्रियम वाली बात कैसे इन्वॉल्व हुई? जब हमने C को A के साथ टच कराया, ठीक है, तो शुरू में क्या होता है, थर्मोमीटर में लेवल डाउन होता है, उसमें देखा होगा मरकरी होता है, लेवल डाउन रहता है। जब टच कराते हैं तो धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। इसका मतलब है कि ए बॉडी से सी बॉडी में हीट एनर्जी का फ्लो हुआ। ए हमारा क्या था? ये वाला बॉडी था, और सी क्या था? ये हमारा थर्मोमीटर था, सी था थर्मोमीटर। तो ए से सी में क्या हुआ? हीट एनर्जी का फ्लो हुआ। हीट एनर्जी का फ्लो होने से थर्मोमीटर में लेवल हाई हो गया। फिर हमने सी को बी में टच करा दिया, बी बॉडी में टच कराया, और कोई चेंज नहीं दिखाई दिया, जहां पर लेवल था वहीं पर रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि बी से सी में हीट का फ्लो नहीं हुआ, ठीक है। इट मीन्स व्हाट? कि अगर बी और सी के बीच हीट एनर्जी का फ्लो नहीं हुआ, यानी सी जो हमारा थर्मोमीटर था उसमें लेवल ना अप हुआ ना डाउन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि सी का जो टेम्परेचर था वो उतना ही रहा जितना पहले से था, और सी का टेम्परेचर कितना था? जितना ए का था। इट मीन्स ए का टेम्परेचर भी उतना ही होगा जितना बी का टेम्परेचर था, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है थर्मल इक्विलिब्रियम का। इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कह सकते हैं, जीरोथ लॉ, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हालांकि अभी हम लोग थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, उसको नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद। बट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर जान लेना जरूरी है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। अब ये अजीब नाम क्यों है जीरोथ लॉ? फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, ऐसे होता है, जीरोथ लॉ क्यों है? तो इसके पीछे सिंपल सी हिस्ट्री है। वो हिस्ट्री ये है कि
सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कवर हो चुका था, उसके बाद में आया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फिर उसके बाद में फर्स्ट और सेकेंड लॉ पहले ही हो गए, उसके बाद में एक और लॉ एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, अब उसको थर्ड लॉ भी कह सकते थे, लेकिन उसे नहीं कहा गया इसलिए क्योंकि वो सेकेंड और फर्स्ट दोनों से भी ज्यादा बेसिक था। तो फर्स्ट से भी बेसिक अगर है तो क्या करेंगे, अब फर्स्ट लॉ का नाम अब चेंज कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका है, सब जगह टेक्स्ट में आ चुका है। तो इसीलिए क्या किया कि जो थर्ड लॉ इसको कहने की बजाय जो बाद में डिस्कवर हुआ उसको जीरोथ लॉ कह दिया गया। ठीक है, यानी फर्स्ट से भी पहले जिसका इंपॉर्टेंस है उसको जीरोथ लॉ कह दिया गया। ठीक है, ना कि थर्ड लॉ कहा गया। आगे बात समझ में? तो इस नाम के पीछे क्या हिस्ट्री है वो ये है। ठीक, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर आते हैं। तो बस खाली लॉ बोलने वाली बात है, मीनिंग तो तुम उसका समझ ही गए होगे। मीनिंग क्या है कि अगर ऐसा कुछ हो कि हमारे पास में तीन सिस्टम्स हो, ठीक है, तीन बॉडीज हैं या तीन सिस्टम है ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ एक समझने के लिए बस ये डायग्राम है, ये कोई एक्चुअल सिस्टम नहीं है। तो मान लो कि ऐसे हमने कुछ सिस्टम्स को अरेंज किया, ये सिस्टम ए, ये सिस्टम बी और ये सिस्टम सी। तो अगर जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा था एक बॉडी है और सी मान लो टेम्परेचर है, तो हमने थर्मोमीटर को ए बॉडी में टच कराया तो कुछ देर के बाद में दोनों में थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, यानी ए से बी में हीट एनर्जी जितना जा रहा है उतना ही सी से ए में जा रहा है, और यू कैन से देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन ए एंड सी, यानी ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में थे। फिर हमने सी और बी को टच करा, यानी थर्मोमीटर को बी में टच करा दिया। ठीक है, तो सी के लेवल में यानी थर्मोमीटर में कोई चेंज नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब सी और बी में कोई हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हुआ। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि अगर ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, तो यही कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आगे बात